वेलकम मेरे बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बच्चों, समास का आज आखिरी सोपान है। हम लोग सबसे बड़ा समास तत्पुरुष को 5 भाग में क्लियर किए हैं। आज हम बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। बहुव्रीहि बहुव्रीहि इस समास की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही कमाल का समास है, याद रखना। बहुव्रीहि मतलब जिसमें कई अर्थ हों। बहु माने ज्यादा, व्रीहि माने अक्षत होता है, अन्न या चावल। बहुव्रीहि जिसमें कई अर्थ निकलते हों, उसको हम बहुव्रीहि कहते हैं। इस समास का लक्षण क्या है? इस समास का लक्षण है तृतीयाक्षरे। तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि यानी तीसरा अक्षर। जैसे हमने यहां लिखा नील प्लस कंठ, तो देखो ये पहला है, ये दूसरा है। इस पहले और दूसरे दोनों का ही अर्थ क्या हो? नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, लय हो जाए, और तीसरा कोई अर्थ आ जाए। जैसे हम दोनों को मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? नीलकंठ। अब ये नीलकंठ तो हुआ, लेकिन ये नीलकंठ अपना शाब्दिक अर्थ खो देगा और लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करेगा, और ये हो जाएंगे शिव। क्या हो जाएंगे ये? शिव। अब देखो गौर से, तो इस शिव का नहीं इससे कुछ लेना देना है और नहीं इस पद से कुछ लेना देना है। ये दोनों ही पद में इनका अर्थ नहीं है। और दोनों ही पद क्या हो गए? गौण हो गए। तो तृतीयाक्षरे, तीसरा कौन आ गया भाई? 1 2, ये हो गए 3। तो तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, जहां दोनों पद का अर्थ समाप्त होकर कोई तीसरा भिन्न या अन्य अर्थ आ जाए, वहां क्या होगा? बहुव्रीहि ही, वहां बहुव्रीहि होगा। अब इसको अगर ठेठ में कहें, ठेठ में, तो किसी भी समास का पद किसी अन्य संज्ञा का पर्यायवाची बन जाता है तो बहुव्रीहि में चला जाता है। वो चाहे किसी भी समास का पद हो, अगर पर्यायवाची बना तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। तीसरे भाषा में अगर हम इस चीज का प्रयोग करें तो बोलेंगे कि कोई भी यौगिक शब्द जब रूढ़ हो जाता है, रूढ़ का मतलब किसी एक पर्टिकुलर के लिए पेटेंट हो जाता है, नामित हो जाता है, तो पेटेंट होना या नामित होना ये क्या कहलाता है? रूढ़। तो ये रूढ़ कहलाता है। तो 3 तरह से आप इसका लक्षण समझ सकते हो। नंबर 1, तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, जब दोनों पद का अर्थ तिरोभूत हो जाए, लय कर जाए, समाप्त हो जाए, गौण हो जाए, चुप जाए,
और कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो तो बहुव्रीहि होगा। दूसरा तरीका क्या है जानने का, कि किसी भी समास का सामासिक पद जब अपने शाब्दिक अर्थ का त्याग कर किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे तो बहुव्रीहि होगा। यानी कोई किसी भी समास का पद यदि किसी अन्य संज्ञा का पर्यायवाची बना तो पर्यायवाची बनते ही क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि हो जाएगा। तीसरा तरीका, कि कोई भी यौगिक शब्द, यौगिक शब्द का मतलब जो कई पदों से मिलके बने हुए हों, तभी तो यौगिक होंगे। यौगिक माने जो जुड़ा हुआ हो, एक से अधिक पद जिसमें जुड़े हुए हों। तो कोई भी यौगिक पद जब किसी संज्ञा का रूढ़ यानी पर्यायवाची, जब किसी संज्ञा का रूढ़ हो जाता है तो अपने समास से निकल करके क्या हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। तो तीन लक्षणों से हम बहुव्रीहि को जानेंगे कि तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, दूसरा है पर्यायवाची, तीसरा है रूढ़ हो जाना, नामित हो जाना, पेटेंट हो जाना। जैसे हमने पीतांबर बोला तो पीतांबर किसके लिए पेटेंट है, कृष्ण के लिए। धनुर्धर बोला तो रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक आप देखेंगे हर योद्धा धनुष बाण से लड़ रहा है, लेकिन धनुर्धर पेटेंट किसके लिए हो गया, अर्जुन के लिए। आप धनुर्धर बोलेंगे तो राम के भाव नहीं आएंगे, कर्ण का भाव नहीं आएगा, अर्जुन का भाव आएगा। गदाधर, अभी देखिए गदाधर अपने आप में कर्म, ये है कर्म तत्पुरुष है, गदा को धारण करने वाला, को है, को कर्म का परसर्ग है। लेकिन ये अपने अर्थ से हट करके कहां चला गया, भीम। क्यों? क्योंकि गदाधर यौगिक शब्द या सामासिक शब्द भीम के लिए पेटेंट है, भीम की उपाधि है, भीम के लिए नामित है। तो गदाधर की अगर हम उपाधि देंगे तो उसका अर्थ हमेशा भीम से आएगा, दुर्योधन से नहीं आएगा। क्लियर? तो अब आप ये क्लियर हो गया बहुव्रीहि का। ये बहुव्रीहि तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, जहां तीसरा अर्थ प्रधान हो जाए वहां बहुव्रीहि होगा। तीसरा अर्थ प्रधान कब होगा, जब यौगिक पद अपने मूल शब्दों के वाच्यार्थ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाच्यार्थ। जब वाच्यार्थ का शमन करके लक्षणार्थ को प्रकट करे तो बहुव्रीहि होगा। हो सकता है आपके समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाए, वाच्यार्थ को समित करके लक्षणार्थ को प्रकट करेगा तो बहुव्रीहि होगा। वाच्यार्थ का मतलब शाब्दिक अर्थ, जब अपने मूल शाब्दिक अर्थों का त्याग कर दे और किसी लक्षण, लक्षणार्थ के कुछ शब्द के तीन शक्तियां होती है बच्चों, अभिधा जिसको हम वाच्यार्थ कहते हैं या शब्दार्थ कहते हैं, उसको हम अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो जो शब्द अपने वाच्यार्थ को, अपने अभिधा को त्याग कर अपने लक्षणा को प्रकट करे वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और ये बहुव्रीहि समास इतना चौट्टा समास है, बहुत बड़ा चोर है ये। कारण कि ये किसी भी समास में घुस जाएगा, इसीलिए बहुव्रीहि का लोग एक अर्थ बताते हैं, जबकि बहुव्रीहि 17 भेद है इसके। बहुव्रीहि के कुल भेद कितने हैं, 17 भेद हैं, याद रखिएगा। बहुव्रीहि के 17 भेद हैं। खैर इतना डीप में आप लोगों को जाना नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा जितने समास हैं हर समास में बहुव्रीहि चला जाएगा।
जैसे अव्ययी भाव समास पढ़े तो अव्ययी बहुव्रीहि भी है। अव्ययी बहुव्रीहि कौन कौन से आएंगे? 4-5 है। जैसे मान लो कि अजात शत्रु, ये किसी एक राजा के लिए पेटेंट हो गया तो अव्यय होते हुए भी बहुव्रीहि बन गया तो अव्ययी बहुव्रीहि हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय का पद जैसे हमने बोला कि चक्रधर, गिरधर, जटाधर, तो ये भी सारे के सारे किसी न किसी एक का पेटेंट बन रहे हैं, लक्षण में जा रहे हैं और बहुव्रीहि हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय बहुव्रीहि। द्विगु समास वो भी बहुव्रीहि में जाता है, जैसे दशानन, पंचानन, त्रिनेत्र, चतुरानन, ये सब विष्णु शंकर के पर्यायवाची हैं अपने द्विगु में, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? बहुव्रीहि में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्विगु बहुव्रीहि। अब आएंगे उसी तरह से द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व में भी बहुव्रीहि आ जाता है। जैसे हमने बोला नरसिंह, तो भेद करोगे तो नर और सिंह, लेकिन नरसिंह भगवान है एक, यानी विष्णु का अवतार है, तो नरसिंह विष्णु का क्या हो गए? पर्यायवाची, रूढ़ हो गया, पेटेंट हो गया विष्णु के लिए, तब ये क्या कहलाएगा? द्वंद्व बहुव्रीहि। हर समास में जहां पर भी ये बहुव्रीहि घुसुर जाएगा वो बहुव्रीहि उसके आगे जोड़ दीजिए। एक तो इसका भेद ये हो गए, पांचों हो गए। छठे में आ जाइए, तत्पुरुष। तत्पुरुष स्वयं 6 है और 6 में बहुव्रीहि जाएगा, तो 5 वो और तत्पुरुष मिला के 6, 6 दूनी का 12, 12 बहुव्रीहि तो यही हो गए। अब आ जाइए व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसमें आपने देखा था लुप्त पद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, गतिक तत्पुरुष, ये सारे जितने भेद हैं सब मिला के 17 भेद हो जाएंगे और 17 के 17 बहुव्रीहि कहलाएंगे, क्योंकि टोटल 17 समास में बहुव्रीहि का प्रवेश हो जाता है, इसलिए इनका कुल भेद 17 होते हैं। पर ये डीप में आपसे जाके पूछेगा नहीं, आप सिर्फ इतना जानिए बहुव्रीहि क्या है। कहें तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, जहां दोनों पद अपना अर्थ, शाब्दिक अर्थ याद रखना, शाब्दिक अर्थ का लोप करके किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर दे, वहां पर बहुव्रीहि होगा। ठेठ में फिर कहूंगा किसी भी समास का पद पर्यायवाची बनने पर बहुव्रीहि कहलाएगा। ओके, अब चलते हैं कैसे इनको हम जाने, इनको जानने का तरीका क्या है। जैसे मान लो कि हमने यहां लिखा त्रिलोक और यहां लिख दिया हमने त्रिलोकी, ये त्रिलोक हो गया, ये त्रिलोकी हो गया। तो अब इनमें देखिए द्विगु समास है और द्विगु समास का 100% लक्षण इसमें भी है। दोनों जगह एक ही लक्षण है, पर एक द्विगु होगा और ये दूसरा बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि कैसे? त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, ठीक है, 3 लोकों का समूह। अब ये देखिए किसी के पर्यायवाची बना, किसी का भी पर्यायवाची नहीं बना, अतः यह द्विगु ही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा? त्रिलोकी, 3 लोकों का स्वामी, ठीक है ना, 3 या तीनों लोकों
का स्वामी, अर्थात कौन? विष्णु। अब देखिए ये सारे के सारे पद गौण हो गए। अब इन पदों का मूल्य नहीं रह गया। मूल्य किसका हो गया? विष्णु का। तो देखिए त्रिलोकी, त्रि एक पद, लोकी दो पद, इन दोनों का ही ह्रास हो गया, तीसरा पद प्रकट हो गया। तो क्या हो गया? ये बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के बारे में एक आपको किस्सा सुना दूं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण जिस राज्य में रहता था वहां पर विद्वानों का कोई कद्र नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। उसको ये पता चला कि नहीं, राजा भोज के राज्य में विद्वानों का बड़ा मान जान है, उनका वहाँ पारिश्रमिक पारितोषिक भी अच्छे मिलते हैं। तो ब्राह्मण था ही, क्योंकि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, भिखारी ब्राह्मण था। तो अपने उसी वेशभूषा में वो दरबार में पहुंचा। तो उसे एक पता था कि हमको इस वेशभूषा में देख करके कोई भी राजा भोज से मिलने नहीं देगा। तो बहुत चालाक था। पंडित होते हैं ना, पंडित माने एक्सपर्ट, ठीक है। तो उसने संदेश भिजवाया कि जा करके राजा भोज से बोलो कि राजा से एक राजा मिलने आया है। राजा से एक राजा मिलने आया है। अब दरबारी इस बात को सुने, जाकर के सीधे महाराज भोज से बोले कि कोई राजा आपसे मिलने आया है। महाराज भोज ने कहा भाई ठीक है, उनको राजसी सम्मान के साथ लिवा करके आइए दरबार में। अब सारे दरबारी पहुंच गए, राजसी सम्मान में उसको लेकर के आ रहे हैं। वो फटा चिथड़ा, भाई भिखमंगा ब्राह्मण का मतलब ही क्या हो गया? ब्राह्मण अपने लिए तो कभी जीता नहीं था। परोपकाराय सताम विभूषयत, उसका जीवन ही परोपकार था। तो वो अपना उसी फटेहाली के दशा में चला आ रहा है। राजा भोज की नजर उस पर पड़ी तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। यार ये कहां से राजा दिख रहा है, तो झूठ बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया और वहां पहुंच के उसकी ढिठाई देखी है। वहां पहुंच करके भी वो नहीं कह रहा कि नहीं मैं भिखमंगा हूं ना, साफ साफ बोला अहम च त्वम च उभौ राजन। क्या बोला? अहम च त्वम च उभौ राजन, यानी मैं और आप दोनों ही राजन हैं, दोनों ही राजा हैं। अब इतना सुन करके महाराज भोज की त्योरियां जो चढ़ी थी वो तो चढ़ी गई, उनका हाथ तलवार पर पहुंच गया कि इस धृष्ट का देखो, इतनी बड़ी धृष्टता कि एक तो झूठ बोल करके आ रहा है और मेरे सामने भी बोल रहा है कि हम और आप दोनों ही राजा हैं। वो पंडित चाह रहा था कि इनका टेम्परामेंट थोड़ा बढ़े, क्योंकि गर्म लोहा को ही काटा जा सकता है। अब राजा का जो हाथ था वो तलवार पर पहुंच गया। पंडित लख लिया कि बस अब ये सबसे सटीक टाइम है। तो अगला क्या बोल रहा है? अहम बहुव्रीहि राजन, अहम बहुव्रीहि राजन अष्ठी तत्पुरुषो भवान। गुरु सारा खेल इसी समास में है। उसने अपने आप को क्या बोला? अहम तत्पुरुष नहीं, अहम बहुव्रीहि राजन अष्ठी तत्पुरुषो भवान। अब देखो यहां पर क्या है? लोकपाल। उसने क्या कहा? अहम च त्वम च उभौ, यानी लोकपाल। यहां एक शब्द आया लोकपाल। अब इस लोकपाल का अगर आप विग्रह करेंगे लोकपाल, अब इसका देखिए बहुव्रीहि में इसका हम विग्रह कर रहे हैं। किसमें? बहुव्रीहि में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
लोक जिसका पालन करे, लोक जिसका पालन करे, अर्थात कौन? भिखारी। भाई भिखारी का संसार पालन करता है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है? षष्ठी तत्पुरुषो भवान, यानी लोकस्य पालकः, लोकस्य पालकः। लोकस्य माने लोक का, जो पालन करे। तो लोक का पालन कौन करता है? राजा। इसलिए उसको लोकपाल कहा गया, महिपाल कहा गया, भूपति कहा गया। तो अब यहां पर देखिए, ये बहुब्रीही में, यही लोकपाल बहुब्रीही में आया तो क्या बनाया? भिखारी। और षष्ठी तत्पुरुष में गया, ये काके की संबंध कारक का लक्षण है ना, जिसको हम षष्ठी विभक्ति में ले जाते हैं। तो यहां लोक का जो पालन करे अर्थात राजा होगा, और यहां लोक जिसका पालन करे अर्थात भिखारी। तो कह रहा हम च तुम च उभौ राजन, हम दोनों ही राजा हैं, दोनों ही लोकपाल हैं, दोनों ही लोकपाल हैं। अंतर क्या है कि मैं बहुब्रीही का लोकपाल हूं, मैं बहुब्रीही का लोकपाल हूं, और आप षष्ठी तत्पुरुष के लोकपाल हैं। अर्थात एक्चुअल आप राजा हैं और मैं भिखारी हूं। राजा को पंडित की इस चतुराई पर अतिशय प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्न हुए। वाक चातुर्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, तर्क शक्ति से राजा प्रभावित हुए और उस पंडित से पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो? तो बताया अपना सब कुछ। कि यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि भाई मैं सुना हूँ कि आपके दरबार में विद्वानों की बड़ी पूछ है, तो इस लालच में मैं चला आया। मुझे पता था कि इस भेष में हमको तो कोई आपसे मिलने नहीं देगा, तो आपसे मिलने का कोई बहाना चाहिए। तो बहाना हमने निकाला कि भाई राजा से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी राजा हो गए, आप भी राजा हो गए, आप षष्ठी के राजा हो गए और हम बहुब्रीही के राजा हो गए। तो बहुब्रीही का मतलब क्या हुआ? जो अपने मूल शाब्दिक अर्थ के स्थान पर लाक्षणिक अर्थ कोई प्रकट करे, वो बहुब्रीही हुआ। ये बहुब्रीही बच्चों हर समास में मिलता है। किसी भी, कोई भी ऐसा समास नहीं है जिसमें बहुब्रीही समास का प्रवेश न हो। A to Z आप अव्ययी से लेकर चलेंगे वहां भी मिलेगा, द्वंद्व में चलेंगे वहां भी मिलेगा, कर्मधारय और द्विगु ये तो बहुतायत में बहुब्रीही में चला जाएगा। तत्पुरुष में चाहे समान अधिकरण में आओगे तो भी, समान अधिकरण में आओगे तो कर्मधारय और द्विगु है। व्यधिकरण में आ रहे हो तो व्यधिकरण के जो 7 भेद हैं उस 7 के 7 में बहुब्रीही है। तो बहुब्रीही का मतलब हुआ किसी भी समास का पद अगर पर्यायवाची बन गया तो वो बहुब्रीही माना जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, आज हम लोग अपने समास का चैप्टर पूरा कर दिए हैं। अब समास से संबंधित आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा उसको हम आपको उत्तर देते रहेंगे। तो मेरे बच्चों, अब आप लोगों से एक मेरा आग्रह है, समास का चैप्टर पूरा हुआ, संधि भी पूरी हो गई है। अब अगला चैप्टर क्या हो ये आप लोगों के कमेंट पर निर्भर है, जो आप लोग आपस में डिसाइड करके बताएंगे कि अगला चैप्टर अब हमको क्या पढ़ाना है। हम आपको उसी के अनुसार अगली क्लास देंगे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था विसर्ग संधि का,
तो कल की क्लास में हम विसर्ग संधि भी आप लोगों का क्लियर कर देंगे, जो आप लोगों के कमेंट्स में आए हुए हैं उनको क्लियर कर देंगे। और चैप्टर क्या हो ये आप अपने कमेंट्स में लिखिए, ताकि कल वाली क्लास उसी के अकॉर्डिंग हम शुरू कर सकें। ठीक मेरे बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका दायित्व है और आपके दायित्व से ऊर्जावान होकर के हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आप भी अपने दायित्व का निर्वाह करें। धन्यवाद।